अच्छा, ये सवाल है ऑस्कर कंपनी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सवाल की मुझसे डिमांड की गई तो वो ऑस्कर कंपनी था। तो देखते हैं ऐसी क्या इसकी कैलकुलेशन है जो इतनी ज़्यादा डिमांड, मतलब इससे ज़्यादा किसी ने मुझे सवाल का नहीं कहा, किसी सवाल का किसी ने नहीं कहा इतना ज़्यादा जितना ऑस्कर कंपनी का बेसिकली मुझे कहा गया। कोई आई गेस 5-6 स्टूडेंट्स ने मुझे ऑस्कर कंपनी कहा था। सो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। रिक्वायरमेंट नंबर बी और सी तो रिलेट कर रहे हैं थ्योरेटिकल से। डिस्कस द रीजंस वाई ऑस्कर कंपनी में बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग अदर देन कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलेट अबव। और रिक्वायरमेंट नंबर सी है डिस्कस 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो देखते हैं इन दोनों को भी, लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रिक्वायरमेंट नंबर ए। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईच ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग। ओके, करते हैं कमेंट भी सर। पढ़ते हैं क्या ये। ऑस्कर कंपनी डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस ट्रैकिंग डिवाइसेस। द कंपनी इज मैनेज बाय इट्स 4 फाउंडर्स हु लैक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। ACCA नहीं किया। द कंपनी हैज़ रेवेन्यू ऑफ 28 मिलियन। कितने का रेवेन्यू है? 28 मिलियन का इनका रेवेन्यू है। और एंड ऑल सेल्स आर ऑन 30 डेज क्रेडिट। क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। द मेजर customers are large multinational car companies that are often late in paying their invoices. Oscar company is rapidly growing company and revenue has doubled in the last 4 years. Oh, Oscar has focused in this time. कहानी लिखी हुई है। Oscar average trade receivable are currently 5.37 million. अच्छा, current trade receivables है इसके 5.37 million and bad debts are 2% of credit sales revenue, partly as a result of poor credit control. सही है। द कंपनी हैज सफर्ड अ शॉर्टेज ऑफ कैश। कैश भी शॉर्ट चल रहा है। एंड हैज़ रिसेंटली रीच इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट भी रीच कर गए। द 4 फाउंडर हैव स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चेजिंग कस्टमर। अच्छा जी, तो ये जो फाउंडर्स हैं वो कस्टमर का पीछा कर रहे हैं इन एन अटैम्प्ट टू इम्प्रूव ट्रेड रिसीवेबल। के भाई पैसे दे दो। ऑस्कर हैज़ अप्रोच अ फैक्टरिंग कंपनी। एक फैक्टरिंग कंपनी से ताल्लुक़ किया है और कहा है कि आप हमारा ये काम कर दें। द फैक्टरिंग कंपनी हैज़ ऑफर्ड, कुछ मशवरे दिए, कुछ ऑफ़र्स दिए बेसिकली, कुछ पेशकश की है उन्होंने। 2 पॉसिबल ऑप्शंस, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो हमें दोनों ऑप्शंस को सजेस्ट बेसिकली एनालाइज करना और बताना कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन 1 में क्या कह रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फैक्टर ऑस्कर कंपनी इनवाइसिंग सेल्स अकाउंटिंग एंड रिसीवेबल कलेक्शन ऑन अ फुल रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स बेसिस किसे कहते हैं? रिकोर्स बेसिस कहते हैं कि अगर तो पैसे आपने इकट्ठा नहीं किए तो हम आपको वापस कर देंगे, हम आपको दे देंगे। यानी कि बैड डेप्ट की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर ही है, फैक्टरिंग वाले के ऊपर बैड डेप्ट की जिम्मेदारी नहीं है। तो द फैक्टर वो चार्ज अ फी ऑफ 0.5% ऑफ क्रेडिट। सही है। सेल्स रेवेन्यू पर ईयर, इसकी फ़ी भी इसने बता दी। एस्टिमेट दैट दिस वुड रिजल्ट इन सेविंग ऑफ 30,000 पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अच्छा, सेविंग होगी 30,000 की। द ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड विल बी 30 डेज। अच्छा, फैक्ट्री वाले ने कहा है कि बेटा आपका जो ट्रेड रिसीवेबल पीरियड होगा वो फिर 30 दिन का ही होगा। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को हम एनालाइज कर लेते हैं, देन फिर पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी। सो सबसे पहले हम करते हैं एनालाइज ऑप्शन नंबर 1 को। अच्छा, जब भी ये आपने कंपेयर करना हो ना तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक चार्ट बना लो अपने पास करंट और रिवाइज का। बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। बुक में ज़रा से अजीब तरीके से किट के पीछे सॉल्व किया हुआ है, बट अगर आप ये करंट वर्सेस रिवाइज का चार्ट बना लो तो मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी इजी लगता है सॉल्व करना। सो करंटली ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने हैं? सवाल में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल आर करंटली 5.37%, 5.37 मिलियन, तो 5370 थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ मैं। एंड बैड डेब्ट्स आर 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। अच्छा जी, बैड डेब्ट्स करंटली कितने हैं? 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना है? 28 मिलियन का। सो 28,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा कॉस्ट है तो कॉस्ट को नेगेटिव में लिख लेते हैं। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। सो 560 के बैड डेब्ट्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ था? द कंपनी हैज़ ऑफर्ड अ शॉर्टेज ऑफ कैश, कैश कैश ओवर डेट लिमिट। सही है। अब ये पढ़ता है एडमिनिस्ट्रेटर बाय द फैक्टर। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट हमारी कितनी है ये हमने नहीं पढ़ा अभी, ये पढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि
Oscar company pays interest on its overdraft of 7% and the company operates 365 days per year. सही है, तो फाइनेंस कॉस्ट हमारी कितनी है, 7% है. फिर ऑप्शन 2 जब एनालाइज करना होगा तो उस टाइम पढ़ेंगे, फ़िलहाल नीड नहीं है. सो ये तो हमारे पास यहाँ तक अब तक जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख ली. ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, administrated by the factor invoicing sales and accounts receivable on a full recourse basis, the factor would charge a fee of 0.5% of credit. सही है. क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू आपका कितना है, 28 का ही है. सो इज इक्वल्स टू फैक्टर फी लिख लिया आपने और आपने कहा जी मेरा सेल्स रेवेन्यू तो है 28,000 का और इसके ऊपर मैं कितनी फ़ीस दूंगा, मैं फ़ीस दूंगा आपको 0.5%. तो आपकी फ़ीस हो गई 140 की. अच्छा, जब ये रिकोर्स बेसिस है तो यानी कि बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी हमारी है, तो बैड डेब्ट्स तो उतने ही रहेंगे. रिसीवेबल का बताया था उसने कि कितने रहेंगे, 30 डेज़ के रिसीवेबल होंगे. तो 28,000 डिवाइडेड बाय, सवाल में मेंशन था कि 365 डेज़ है, मल्टीप्लाई बाय 30. सो मेरे पास रिसीवेबल इन डेज आ गए, जो रिसीवेबल बैलेंस आ गया 2301 का. फैक्टर फी. अब मैं आ जाता हूँ फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर. ऑब्वियस बात है, जब रिसीवेबल है तो उसको फाइनेंस करने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा. वो होगा ओवरड्राफ्ट से, और ओवरड्राफ्ट का आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 7%. तो मल्टीप्लाई बाय 7%, 375.9. और अब फैक्टरिंग की फ़ीस कितनी हो जाएगी, अब आपकी फाइनेंस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7%. तो अब हो गई 161. तो फाइनेंस कॉस्ट आपकी बेसिकली थोड़ी सी कम हो गई. इसके बाद आपको बताया है कि दिस वुड रिजल्ट इन सेविंग ऑफ 30,000 इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. सेविंग इन एडमिन कॉस्ट कितने की सेविंग हो रही है, 30,000 की. तो 3 0 हटा के हम लिख लेंगे 30. सो टोटल इक्वल्स टू सम 4434. और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे टोटल आ रहा है 14070.24. तो नेट बेनिफिट या कॉस्ट आपको कितने की आ रही है. अच्छा एक सेकंड, ये मैंने रिसीवेबल बैलेंस को भी ले लिया, हालांकि रिसीवेबल बैलेंस हमारे लिए कॉस्ट नहीं होता. तो पहले कॉस्ट आ रही थी 935 और अब कॉस्ट आ रही है 831. तो कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है, कॉस्ट आपकी बेसिकली कम हो रही है, 831 की कॉस्ट आ रही है. तो अगर मैं कहूँ तो मेरी सेविंग कितने की हो गई, सेविंग हो गई मेरे पास 831 माइनस 935. तो 104 की मेरे पास क्या हो रही है, बेसिकली सेविंग. तो अगर तो मैंने ये चार्ट बनाया है तो ये इंतहाई आसानी से मेरे पास सॉल्व हो गया, मुझे भी समझ आ रहा है मैंने क्या किया. और अगर तो कोई गलती होगी तो वो मैं फ़ौरन स्पॉट कर ली जाएगी गलती. बेसिकली गलती होने के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फिगर आपसे मिस हो जाए. सारी फिगर्स आपने यहाँ पे अपने सामने लिखी हुई हैं. तो ऑप्शन 1 में तो ये आंसर आ रहा है. ऑप्शन 2 में देखते हैं कितनी सेविंग होती है हमारे पास. अगेन वही करंट और रिवाइज्ड. तो करंट बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल, फाइनेंस कॉस्ट, बैड डेब्ट्स तो उतरे ही रहेंगे. तो उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लो, टाइम बचाओ. और अब ऑप्शन 2 पढ़ते हैं कि ऑप्शन 2 में क्या ऑफर है. एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फैक्टर ऑस्कर कंपनी इमेजिन सेल्स एंड रिसीवेबल कलेक्शन ऑन नॉन रिकॉर्स बेसिस. यानी कि अब हमारे पास बैड डेब्ट्स नहीं आएंगे. द फैक्टर वुड चार्ज अ फी ऑफ, मगर ऑब्वियस बात है एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. फैक्टर फी आपकी बढ़ गई. सर्विस फी 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग ऑन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड विल बी एज ऑप्शन 1. यानी कि सेल्स रेवेन्यू कॉस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी उतनी ही सेव होगी, ट्रेड रिसीवेबल भी ऑप्शन 1 के हिसाब से ही रहेगा. ऑस्कर कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एन एडवांस ऑफ 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स. दैट्स ग्रेट. 80% क्रेडिट सेल्स जो होंगे वो आपको यही ला के दे देगा, बोलेगा मेरे से पैसे ले लो, जब आएंगे तब की तब देखेंगे. दैट्स ग्रेट. व्हेन इनवॉइसेस आर रेज्ड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% एंड अगेन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. इसके लिए ये कितने आपसे रेट चार्ज करेगा, 9% की इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सो 80% तो ये आपको दे रहा है उसी टाइम रिसीवेबल बैलेंस में से, लेकिन कह रहा है कि मैं आपसे कितना चार्ज करूँगा, 9%. तो करते हैं ऑप्शन 2 से सॉल्व कि क्या हमारा आंसर आता है ऑप्शन 2 में.
सो ऑप्शन 2 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस के बारे में उसने क्या कहा, सबसे पहले पढ़ते हैं उसने लिखा क्या, द फैक्टर वुड चार्ज अ फी ऑफ 1.5% ऑफ क्रेडिट। तो फैक्टर फ़ी कितनी हो जाएगी इस बार, 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल से 28,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, आपके पास फैक्टर फ़ी आ गई 420 की। सेविंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में उसने कहा था कि सेम रहेगी जो आपकी ऊपर थी। ट्रेड रिसीवेबल पीरियड के बारे में भी उसने कहा था कि सेम ही रहेंगे एज ऑप्शन 1। तो बैड डेप्ट इस बार आपको कुछ भी बियर नहीं करना है क्योंकि विद रिकोर्स है, सो मतलब नॉन रिकोर्स है, तो यहाँ पर बैड डेप्ट की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही जाएगी। डिफरेंस आएगा यहाँ पे, मेजर डिफरेंस फाइनेंस कॉस्ट का है। और अगर तो मैं कहूँ ना तो इस सवाल में वो चेक ही ये करना चाह रहा था कि आप फाइनेंस कॉस्ट को कैसे टैकल करते हो। देखो ये जो 2301 है कि ये पूरे के पूरे हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, नहीं, इसमें से 20% अवेलेबल नहीं होगा, 80% जो है वो हमें फैक्टर वाले ने कहा है कि मैं आपको दे दूंगा एंड एडवांस ऑफ 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल ये जो 2301 है इसका 80% तो हमें फैक्टर वाला ही पेमेंट कर देगा। अब ऑब्वियस बात है उसने अगर हमें जल्दी पैसे दे दिए हैं तो वो फिर चार्ज करेगा पैसे हमसे, और वो कितना चार्ज कर रहा है, वो 9% हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो इसके 80% के ऊपर लगेगा 9% का इंटरेस्ट, और बाकी 20% पे कितने इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा वही 7% का। तो फाइनेंस कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होगी, ये 2301 है, इसका मैं 80% ले लूँगा, और मैं कहूँगा इसका जो 80% है उसमें मैंने कितना इंटरेस्ट देना है, उस पर मैंने देना है 9% का इंटरेस्ट। तो ये एक कैलकुलेशन हो गई, और माइनस कर दिया मज़ीद इसी का 20% जो बच गया उसके ऊपर मैंने कितना इंटरेस्ट देना है, उसके ऊपर मैंने वही 7% के हिसाब से ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट देना है। सो जो मेरी फाइनेंस कॉस्ट आ रही है अब वो है 197 बेसिकली आ रही है। तो ऑल बॉक्सेस आर टिक नाउ, तो हम टोटल कर लेते हैं। सम तो ये टोटल आ गया, और टोटल सेविंग या कॉस्ट हमारी कितनी होनी है, टोटल सेविंग बेसिकली अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो यानी कि कॉस्ट आ रही है, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो हमारी सेविंग है। तो बेसिकली यहाँ तो ठीक ठाक सेविंग हो रही है 347, ऊपर सेविंग हो रही थी 104 की और यहाँ हो रही है 347 की। सो वी शुड प्रेफर द ऑप्शन नंबर 2, और यही आपने एक छोटी सी 1 लाइन कमेंट करना है कि ऑप्शन 2 जो है वो बेहतर है आपके लिए। ये आपने एक छोटा सा कमेंट कर देना। 8 मार्क्स की कैलकुलेशन का ही सवाल था, और मेरे ख्याल से फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही इशू आया होगा सबको, और इसी वजह से ये सवाल मोस्ट वांटेड को क्वेश्चन बना हुआ था। अच्छा अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नंबर बी और सी के ऊपर। अच्छा ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, नॉर्मली मैं लिखता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट होती है थ्योरेटिकल, बट ये मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। सी मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, बी मैंने लिखी नहीं है अब तक, तो हम एग्जामिनर का आंसर पढ़ लेंगे बी में, सी जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लेंगे। सो सी पहले पढ़ लेते हैं। डिस्कस द 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो किन 3 फैक्टर से बेसिकली डिटरमाइन होती है, तो पढ़ते हैं। थ्री फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, अगर तो आपका बिजनेस जो है वो बड़ा बिजनेस है, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्वियस बात है लंबा होगा। अब आपने बिल्डिंग बना ली तो फ़ौरन थोड़ी कोई आके आपसे घर खरीद लेगा, पैसे आपके फंसे रहेंगे। आप जो भी सामान खरीदोगे उधार पे होगा, आप अगर किसी को बेचोगे घर तो वो भी देर से पेमेंट करेगा, तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपका लंबा होगा। तो जब आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है आपकी वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वेयर एज अगर कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो बेसिकली अगर आपको कुछ सर्विस वाला बिजनेस है जिसके अंदर ऑन टाइम डिलीवरी हो जाती है, ऑन टाइम पेमेंट रिसीव हो जाती है, जैसे कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट हो गया, रिटेलर का काम है, तो आपका फिर कैश ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल बहुत लो होगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा, नेचर ऑफ द बिजनेस मेक्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन रिगार्डिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। सम इंडस्ट्रीज लाइक एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में हैव लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल ड्यू टू टाइम नीडेड टू मैन्युफैक्चर ग्रोथ। ऑब्वियस बात है वर्क इन प्रोग्रेस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली विल रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। इसको अगर थोड़ा सा एग्जैजरेट करना है तो फिर आप साथ में ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई रिटेलर है
जस्ट लाइक सुपर मार्केट्स। तो वहाँ पे फिर चूँकि ऑन कैश सेल होती है तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपको लो करनी होगी। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा है मैनेजमेंट एटीट्यूड टू रिस्क। मैनेजमेंट का रिस्क से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है? ऑब्वियस बात है, अगर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पे बयान करना है, छोटे अल्फाज में, कम अल्फाज में, कॉन्साइज वे में। तो मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क ऑलवेज also plays an important role, as if the management is conservative they will tend to keep the investment in current asset high, and if the management is aggressive they will take risk and will invest less in current assets। इसको भी आप थोड़ा एग्जैजरेट कर सकते थे, मैंने काफ़ी मिनिमाइज करके लिखा है। और तीसरा अनसर्टेनिटी इन सप्लायर डिलीवरी, इफ द सप्लायर इज अनसर्टेन। अच्छा, बेसिकली देखो, आपका अगर सप्लायर जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी टाइम पे सामान बेचता है, कभी देर से बेचता है। अब आपको पता है यार, कभी वो देर से सामान बेचेगा तो आपको फिर बफर स्टॉक रखना पड़ेगा कि कभी आप इन्वेंट्री से रन आउट ना हो जाओ। तो बफर स्टॉक रखना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो वर्किंग कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यही चीज़ लिखी है, इफ़ द सप्लायर इज अनसर्टेन एंड नॉट रिलायबल दिस वुड मीन दैट एक्सेस इन्वेंट्री वुड नीड टू बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कवर द फ्लक्चुएशन, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो ये 3 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, इसको थोड़ा सा एग्जेजरेट करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये सवाल हो गया बेसिकली हमारा ऑस्कर कंपनी का, और मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के अंदर इधर काफ़ी इशू आया था सबको, तो आई होप वो क्लियर हो गई होगी सबकी। और स्टिल अगर कहीं इशू है सो देन फील फ्री टू आस्क मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू।